हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ एल्कोहल का सेकंड वीडियो लेकर, जिसमें बेसिकली हम एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आइए इसकी सीरीज देखते हैं। पहले तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शंस में हम उन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। सेकंड कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे उन रिएक्शंस को जिसमें C और OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड रिएक्शन में इसका कुछ डिहाइड्रेशन है। फोर्थ में ये किन किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होकर क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। फिफ्थ में रिडक्शन से क्या बनेगा, और लास्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप सबसे पहले बात करता हूं रिएक्शंस के बारे में जिनमें एल्कोहल का OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इन सभी रिएक्शंस में जो मैं लिखूंगा अभी आपके सामने, उन रिएक्शंस के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। ऐसी रिएक्शंस में जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, उन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है CH3OH। आफ्टर दैट प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इस कैटेगरी में रखी गई है। कौन कौन सी रिएक्शंस इस फर्स्ट कैटेगरी में रखी गई हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस लिस्ट की, ए की जो लिस्ट है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों इसमें एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मैं पहले क्लियर कर दूं, अल्कोहल एसिडिक बिल्कुल नहीं होते, ये लिटमस एक्शन शो नहीं करते। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर और दे डू नॉट शो लिटमस टेस्ट। अल्कोहल कभी भी लिटमस टेस्ट शो नहीं करते, लिटमस टेस्ट को शो नहीं करते। फिर भी बाकी केमिकल्स के कंपैरेटिवली कितने एसिडिक हैं उस रिएक्शंस के लिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करता हूं सोडियम मेटल के साथ, तो ये बनाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जिन रिएक्शंस में दो दो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हों, जैसे अल्कोहल और हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो आयनाइज होगा और जो वीक एसिड होगा वो बनेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से करवाता हूं, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन सोडामाइड से करवाता हूं, सोडामाइड से करवाता हूं, तो भी सोडियम एल्कोक्साइड और अमोनिया गैस फ्री हो जाती है, अमोनिया फ्री हो जाती है एक्वस मीडियम में। तो अल्कोहल भी एसिडिक है और अमोनिया भी एसिडिक है। हमने जीओसी में एसिड्स की एक पूरी सीरीज देखी थी, इनका ऑर्डर देखा था, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अल्कोहल और अमोनिया में ज़्यादा एसिडिक अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे ही अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करता हूं CH3Li के साथ, तो आप लोग जानते हैं कि CH3 नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है, ये बिल्कुल आराम से H+ को ले लेगा और अल्टीमेटली बन जाएगा ROLi प्लस मीथेन। तो इन सभी रिएक्शंस में अल्कोहल दूसरे एसिड जो कि ये वाला है इसकी तुलना में ज़्यादा एसिडिक है और रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड के आयनाइज होने की डायरेक्शन में चलती है। इसलिए इन सभी रिएक्शंस में अल्कोहल एल्कोक्साइड बनाएंगे और साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका कंपाउंड फ्री हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस को हम इनकी एसिडिक नेचर वाले रिएक्शंस में काउंट करते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम स्टडी करते हैं इसकी रिएक्शन विद Gr। हम जानते हैं कि गिरनार्ड रिएजेंट में RMgX, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसमें एल्काइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किन्हीं भी उन कंपाउंड से करवाऊं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो सब के सब गिरनार्ड से रिएक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाई, तो ये H+ और ये R नेगेटिव,
ये मिलके बना लेंगे RH, और इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा तो बन जाएगा MgX एंड OR। तो हम चाहें तो गिरनियार की रिएक्शन अल्कोहल से करवा के क्या बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन खाली अल्कोहल ही शो नहीं करते, मैंने बोला जिन जिन कंपाउंड्स में भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, वो सब के सब इस रिएक्शन को शो करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों उन कंपाउंड्स की जो एक्टिव हाइड्रोजन शो करते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उन कंपाउंड्स की जो एक्टिव हाइड्रोजन शो करते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन केमिकल शो रखते हैं, आप देखेंगे अमोनिया, आप देखेंगे प्राइमरी अमीन, आप देखेंगे वाटर, आप देखेंगे अल्कोहल, आप देखेंगे एसिटिलीन, ये सब के सब एसिड, या तो केमिकल एसिडिक ही हो या वो H एक्टिव हाइड्रोजन तब कहा जाएगा जब वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या एसिड वाला H हो, इन सभी कंपाउंड के साथ में अगर Gr की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकेंड रिएक्शन में हम गिरनियार के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। आइए बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन की। इसकी थर्ड रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन। तो अगर मैं रिएक्शन करता हूं ROH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में CH3CO OH के साथ में, मीडियम ले रहा हूं एसिडिक, तो इसका H और इसका OH ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे और CH3CO का CO OR के साथ जुड़ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा एस्टर। इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहले स्टेप में जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसके ऑक्सीजन पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव लोन पेयर के लालच में अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CO सिंगल बॉन्ड H एंड COH। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर एक ही लोन पेयर बचता है उस पर कौन सा चार्ज लगाते हैं, प्लस। अब अगले स्टेप में जो कि इसका RDS होता है, आप लोग जानते हो कि अल्कोहल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, यस, क्योंकि इनके पास भी एक लोन पेयर है। तो इस रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन बनने वाला है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये ऑक्सीजन तुरंत इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ही अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक होगा, CH3C इसके पास अपने दोनों लोन पेयर आ चुके हैं तो इसका चार्ज खत्म हो चुका है, OH लगा हुआ ही है, और जैसे ही O ने इससे बॉन्ड बनाया तो ROH, नो डाउट इसमें ऑक्सीजन कौन सा चार्ज का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। तो स्लो स्टेप में होने के बाद में फिर यहाँ से प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं इसको। और जैसे ही प्रोटॉन जाएगा CH3COH, ये होगा OR और ये हो जाएगा OH2, नेचुरली O बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींचेगा, कार्बन प्लस बनेगा, उसी सेकेंड वो अपने लोन पेयर को देकर इसके प्लस चार्ज को खत्म कर देगा और बन जाएगा OH OR, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस। और लास्ट स्टेप में जैसे फर्स्ट स्टेप में H प्लस ने अटैक किया था, लास्ट स्टेप में ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी आएगी
और एल्कोहल चैप्टर में भी आपके सामने है, इसके आरडीएस में इस तरह से एल्कोहल इसके ऊपर अटैक करता है। जहां तक एस्टरिफिकेशन के रिएक्टिविटी ऑर्डर का सवाल है, जहां तक एस्टरिफिकेशन के रिएक्टिविटी ऑर्डर का सवाल है, तो इसमें एल्कोहल क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, इस रिएक्शन में एल्कोहल ने कैसा काम किया है, न्यूक्लियोफाइल का काम किया है। और अगर इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया है तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जितने स्मॉल साइज के होंगे, जितना उनकी स्टेरिक इंटेंसिटी उन पर कम लगेगी, उतने ही उनकी न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए इस रिएक्शन में एल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो मैं पहले बता चुका हूँ। मीथेनॉल सबसे बढ़िया है, देन इथेनॉल, देन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, देन टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस रिएक्शन को करने का ये ऑर्डर है, एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। सिमिलरली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी वो चाहिए जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि अगर इसके अराउंड हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, ये H के जहाँ बड़े बड़े ग्रुप होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ROH अटैक मुश्किल से कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, स्मॉल साइज का एसिड सबसे अच्छी रिएक्शन करेगा, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपियोनिक एसिड एंड सो ऑन। तो आपको अच्छे से याद रखना, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्कोहल भी छोटे साइज का होना चाहिए और एसिड भी स्मॉल साइज के ही होने चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन आप एल्कोहल्स की टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस्टर की कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो जैसे आप ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, हम लैब में करते थे, जब स्मेल आती थी अलग अलग फ्रूट्स की, तो समझ आते थे इस रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी। आइए अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन की, सॉरी, हम बात करते हैं इसकी फोर्थ रिएक्शन की। और इसकी फोर्थ रिएक्शन है, इसको हम एल्काइलेशन भी कहते हैं, रिएक्शन विद डाईएजोमेथेन। इसको बोलते हैं रिएक्शन विद डाईएजोमेथेन। आप चाहें तो इसको एल्काइलेशन भी कह सकते हो। बच्चों, डाईएजोमेथेन एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज जनरली होमोलोगेशन में किया जाता है। आप कहोगे होमोलोगेशन क्या होता है? होमोलोगेशन का मतलब होता है सब फंक्शन सेम हो लेकिन कार्बन का नंबर एक बढ़ जाए, मतलब एक कंपाउंड अपने नेक्स्ट होमोलोग में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे रिएक्शंस को हम होमोलोगेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बात CH2N2 की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड से, तो उसमें CH2 ग्रुप एंटर करवा जाता है वो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हालांकि फंक्शन सेम नहीं रहता, इसका काम तो सिंपल सा है, ये अपने आप को इंसर्ट कर देता है बॉन्ड के बीच में, CH2 N2 गैस निकल जाती है। तो एल्कोहल के केस में इसको होमोलोगेशन हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम नहीं रहता बेटे। एल्कोहल जो है वो डाईएजोमेथेन से रिएक्शन करके, इसका नाम है डाईएजोमीथेन से रिएक्शन करके क्या बनाने लग जाएंगे? ईथर बनाने लग जाएंगे। हालांकि हुआ तो इंसर्शन ही है CH2 का, लेकिन हम जानते हैं कि OH बॉन्ड वालों को अल्कोहल कहते हैं और RO CH3 वालों को क्या बोलते हैं? ईथर। इसलिए ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम करते हैं एल्काइलेशन। इसी तरह पांचवी रिएक्शन में हम एल्कोहल्स का एसाइलेशन भी कर सकते हैं। आपको पता है एसाइलेटिंग एजेंट दो ही हैं, एसाइलेटिंग एजेंट। एक तो लिया जाता है एसिटिल क्लोराइड को बच्चों, और दूसरा लिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एक लिया जाता है एसिटिल क्लोराइड को और दूसरा लिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड को। ये दोनों किस नाम से फेमस हैं? ये दोनों एसाइलेटिंग एजेंट है। अब आप कहेंगे सर एसाइलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एसाइलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी कंपाउंड में H की रिप्लेसमेंट एसिटिल ग्रुप से कर देते हैं। जो किसी कंपाउंड में H की रिप्लेसमेंट एसिटिल ग्रुप होता है, ये वाला H जाएगा और एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। तो जब भी मैं इन दोनों में से किसी से रिएक्शन करवाता हूँ, पिरिडीन बेस लिया जाता है इसमें, जो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है।
HCl निकल जाएगी बाहर, तो क्या बनेगा ROCOCH3। वैसे तो ये एस्टर बना है, लेकिन आप देखो इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, इसमें एल्कोहल की एच की रिप्लेसमेंट मैंने किस ग्रुप से कर दी, COCH3 से कर दी। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह की एक और रिएक्शन है जिसे बोला जाता है बेंजोइलेशन। बिल्कुल इसी तरह की एक और रिएक्शन है जिसे बोला जाता है बेंजोइलेशन। रिएक्शन नंबर 5 जिसको बोला जाता है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, बस इसमें एसिटिल की जगह कौन सा ग्रुप लिया जाएगा, बेंजोइल ग्रुप लिया जाएगा। इस रिएक्शन का दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। बेंजोइलेशन को क्या नाम रखा हुआ है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। पिछली बार एसाइलेटिंग एजेंट लिए थे, इस बार बेंजोइलेशन करेंगे बच्चों। आ जाइए, मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है ROH और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई बेंजोइल क्लोराइड से। इस केमिकल का नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या होता है इसमें भी वही है, HCl निकल जाएगा। और पिछली बार तो एसाइल ग्रुप आया था, इस बार कौन सा ग्रुप आएगा, बेंजोइल ग्रुप आएगा। तो ROCO और एरोमेटिक है। क्या बेसिकली ये भी एस्टर नहीं है क्या, हाँ जी ये भी एस्टर है, लेकिन ये एस्टर कैसा एस्टर है बेटे, ये एरोमेटिक एस्टर है, क्योंकि इसमें CO के साथ कौन सी रिंग लगी हुई है, एरोमेटिक रिंग। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। एसिडिक नेचर की फर्स्ट रिएक्शन, फिर हमने रिएक्शन की किसके साथ में, इसकी GR के साथ में। फिर थर्ड रिएक्शन की हमने कौन सी, आपकी एस्टरिफिकेशन। फोर्थ की डाइजोमेथेन से, फिफ्थ की एसाइलेशन, और बेसिकली कौन सी रिएक्शन थी आपकी, 6th रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर 7 है रिएक्शन विद कीटीन। अब कीटीन से रिएक्शन में एल्कोहल, ये होती है बेटा कीटीन। ये बनती कैसे है, जब हम एसीटोन को 750 डिग्री पर गर्म करते हैं तो एसीटोन में से वाटर निकल जाता है बेटे, और अल्टीमेटली क्या बनती है, CH2C डबल बॉन्ड O। मीथेन गैस निकल जाती है, सॉरी एसीटोन में से मीथेन गैस बाहर निकल जाती है, तो ये CH3 और ये H, तो क्या बनती है, कीटीन। अब कीटीन के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हुए, आप लोग समझ जाएंगे। इन दोनों बॉन्ड्स में ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप जानते हैं कि ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज, और हमारी जो रिएक्शन उसमें H बनता है पॉजिटिवली चार्ज, तो H तो लगेगा O के ऊपर और O बनेगा नेगेटिवली चार्ज, ये किस पर अटैक करेगा, C के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो होगा CH2, ये डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट रखा है, हाँ ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, तो C के साथ लगा रहा हूं OR, और O के साथ क्या लगा रहा हूं, H। अब ये जो कंपाउंड है, अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है, ये इनोल है बेटे, इनोल, इन और ऑल। जब एक ही कार्बन पर OH भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को इनोल बोलते हैं। इनोल से ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, कीटो। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये H यहां शिफ्ट कर जाता है और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करते हैं, इसको कीटो इनोल कन्वर्जन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OR। और आप देख पा रहे हैं इसमें जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में या इस रीअरेंजमेंट के बाद में, इस रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। फिर हम बात करते हैं 8th रिएक्शन की, दैट इज, फिर हम बात करते हैं 8th रिएक्शन की, दैट इज रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको आप ऑक्सीडेन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन पहले हमने पढ़ी हुई है। अगर मैं ROH की रिएक्शन करता हूं CH2CH2O से
तो आपको पता है क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ये आपको पता है हर रिएक्शन में मैं यही तोड़ रहा हूँ, ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव, तो H तो जुड़ जाएगा O के ऊपर और OR किस पे जुड़ जाएगा बच्चों, CH2 के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आइए पहले CH2 से स्टार्ट करते हैं। इस CH2 पे पीछे से किसने अटैक की है, RO ने अटैक की है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर ये CH2 और ये OH, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका। CH2 के साथ कौन जोड़ दिया, OR, ये रहा OR CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर O के साथ क्या जोड़ दिया मैंने, H। ऐसे कंपाउंड में एल्कोक्सी ग्रुप और OH ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में मिलते हैं, तो इन्हें एल्कोक्सी एल्कोहल्स भी कहा जाता है। इन कंपाउंड्स को एल्कोक्सी एल्कोहल्स भी कहा जाता है। तो इतनी रिएक्शंस आपको पढ़नी है फर्स्ट कैटेगरी में, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता हूं, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता हूं। आइए बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें OH यानी कि C और OH का पूरा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इसमें हम 5 रिएक्शंस पढ़ते हैं, ये हमने पहले एल्काइल लाइफ में पढ़ी हुई है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl3 विद PCl5 विद SOCl2, जो कि बेस्ट मेथड है, जिसको हम डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एल्कोहल से क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। रिएक्शन विद HX और लास्ट में रिएक्शन विद अमोनिया, जिसको हम अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। आपके सामने इन रिएक्शंस में जो एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, SN2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होगी उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये सारी रिएक्शन जो हैं, ये 3 रिएक्शन शुरू की, ये तीनों की तीनों SN2 मैकेनिज्म से होती है। तो इसमें फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये जो रिएक्शन है या ये जो रिएक्शन है, ये सोलोलाइसिस रिएक्शन है, और ये HI के साथ जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म से होती है। तो इन दोनों रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन 3 रिएक्शन में ऑर्डर एल्कोहल का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट की दोनों रिएक्शन जो कि SN1 मैकेनिज्म से होती हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। डार्जन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो एल्काइल क्लोराइड के साथ CO2 और HCl गैसेस फॉर्म में कंटेनर से बाहर चले जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट के लगातार रिमूव होने के कारण रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, और इसमें जो ईल्ड है एल्किल क्लोराइड की वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लास्ट रिएक्शन है अमोनोलाइसिस। जब एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ में एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को लेकर करवानी है, जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहली बार में अमोनिया के एक H की रिप्लेसमेंट एक R से हो जाएगी। तो कौन सा अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी अमीन। अगर ये एल्कोहल के दूसरे मोल से रिएक्शन करेगा, वापस इसके एक और H की रिप्लेसमेंट R से हो जाएगी, और क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली अगर मैं इसकी रिएक्शन एक और मोल एल्कोहल से करता हूं, तो इसके तीनों के तीनों H R से रिप्लेस हो जाएंगे, और फाइनली बन जाएगा ट्राई एल्काइल एमीन। तो ये 5 रिएक्शंस, इन पांचों रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। सी कैटेगरी में बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन के बारे में। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा सकते हैं। एक को बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है। ये सारे के सारे एजेंट किस में आते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं। तो जैसे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कॉम्बिनेशन है CrO3 पिरिडीन HCl का 1:1:1 के रेशो में। ऐसे ही PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, MnO2 को बोला जाता है सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये केवल और केवल ध्यान रखिएगा एलाइल अल्कोहल को एल्डिहाइड में और बेंजाइल अल्कोहल को
एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और किसी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। सेकंड नंबर पे आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसमें आपको दो तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये एसिडिक कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल को पहले तो बनाते हैं एल्डिहाइड में, पर ये रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं हो पाती और फाइनली हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का नंबर उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से पहले बनेगा एसिड एल्डिहाइड जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर, और ये खुद जो कि ऑरेंज कलर का है रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम में और आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन का यूज मैं अल्कोहल की टेस्टिंग में भी कर सकता हूं। 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो बनती है कीटोन। कीटोन को बहुत मुश्किल से ऑक्सीडाइज करवाकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो है, लेकिन रिएक्शन बड़ी मुश्किल होती है। तो फर्स्ट स्टेप में ओनली 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होते हैं, कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप में कार्बन के नंबर में कोई कमी नहीं आती। तो पहली बार में तो कीटोन में उतने कार्बन रहेंगे जितने कार्बन आपके सेकेंडरी अल्कोहल में। यहां देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल में कितने कार्बन थे, 2। तो एल्डिहाइड में भी कितने थे, 2। एसिड में भी कितने थे, 2। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में कितने कार्बन थे, 3। कीटोन तक तो कितने रहते हैं, 3। बेटा अब आगे या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेचुरल सी बात है कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो एक कार्बन का एसिड बनेगा और एक कार्बन का एसिड वैसे तो होता है फॉर्मिक एसिड, इन दोनों के कारण 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में फॉर्मिक एसिड आगे Ca2 और वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाऊंगा तो पहले स्टेप पे तो बनेगी एसीटोन। फर्दर अगर मैं इसको हीटिंग करता हूं, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज करवाता हूं, तो इनमें से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक कार्बन का एसिड बनेगा पहले फॉर्मिक एसिड और इधर 2 कार्बन का एसिड बनेगा एसिटिक एसिड। लेकिन इन कंडीशन में फॉर्मिक एसिड भी कन्वर्ट हो जाता है CO2 और वाटर में। तो कोई मुझे कहे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाने पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, एक तो एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरा CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। डी कैटेगरी में हम बात करेंगे रिडक्शन की। डी कैटेगरी में बात करेंगे रिडक्शन की। अगर मैं एल्कोहल का रिडक्शन करवाता हूं और रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा खास है बच्चों, रेड फास्फोरस प्लस HI, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन का, तो इसके रिडक्शन से बन जाती है इथेन। इसके रिडक्शन से क्या बन जाती है, इथेन। और आपको मैं बता दूं कि रेड फास्फोरस HI एल्कोहल को, 1 डिग्री 2 डिग्री को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, उनके डेरिवेटिव को, सबको किसमें रिड्यूस करता है, एल्केन में रिड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से याद रखनी। फिर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। एल्कोहल में से वाटर निकलेगा, क्या बनेगी, एल्कीन। लेकिन इसमें मिडिल स्टेप में ईथर की फॉर्मेशन भी हो जाती है। आ जाइए, CH3CH2OH प्लस OH CH2CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराता हूँ और टेम्परेचर रखता हूँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर निकल जाएगी और बन जाएगी हमारी ईथर CH3 CH2O CH2CH। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर रखता हूं 170 डिग्री, अगर इसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर रखता हूं 170 डिग्री, तो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है और आप जानते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी। एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगी, इथीन। तो ये दोनों बातें भी याद रखनी है। इसी के साथ अगर आप याद रख पाओ, एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना के साथ भी ऐसा कुछ ही है। अगर मैं एल्यूमिना के साथ इथेनॉल को 250 डिग्री पे गर्म करता हूं तो ये भी पिछली बार की तरह ईथर बनाएगी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के कर देता हूं 350 डिग्री, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट बनता है वो इथाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट में बात करते हैं अल्कोहल्स की 7 टेस्ट के बारे में, जिससे आप अल्कोहल की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। ये 7 टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, इसे RBC टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड ल्यूकस टेस्ट, थर्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट, फोर्थ सोडियम मेटल टेस्ट, फिफ्थ डाइक्रोमेट टेस्ट, सिक्स्थ एस्टर टेस्ट एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कान टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। आइए पहले बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की। विक्टर मेयर टेस्ट का यूज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। इसमें तीनों अननोन एल्कोहल्स को सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्ट किया जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल फाइनली बनाते हैं रेड कलर, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं ब्लू कलर और टर्शरी एल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एल्कोहल था, किस में सेकेंडरी एल्कोहल था और किस में टर्शरी एल्कोहल। जो रिएजेंट की सीरीज हमें याद करनी है, फर्स्ट रिएजेंट लेते हैं रेड फास्फोरस और आयोडीन, सेकेंड सिल्वर नाइट्रेट, रिएजेंट की सीरीज हमें याद करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट रिएजेंट लेते हैं रेड फास्फोरस और आयोडीन, सेकेंड लेते हैं AgNO2, थर्ड लेते हैं नाइट्रस एसिड और फोर्थ इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में। आइए देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन या टर्शरी की रिएक्शन रेड फास्फोरस और आयोडीन से करवाऊं, आप समझ लीजिए हमने इसकी रिएक्शन PI3 से करवाई है, तो क्या होगा, तीनों ही अल्कोहल में OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तीनों के लिए सेम होता है। अगली रिएक्शन में जब हम AgNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तीनों की, आप याद करिए आपने एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, I की जगह क्या आ जाएगा, NO2। तो तीनों ही रिएक्शन में I की रिप्लेसमेंट NO2 से हो जाती है और ये प्राइमरी नाइट्रोएल्केन्स, ये सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स और ये टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स बनते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के दोनों रिएजेंट एक ही जैसा काम करते हैं। जो डिफरेंस आता है वो आता है थर्ड रिएजेंट से, जो कि है नाइट्रस एसिड HNO2। ये जब प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H2 और ये O, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जुड़ेंगे कैसे, देखिए R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, H नहीं आया सॉरी, C के साथ नीचे डबल बॉन्ड N और OH। इस केमिकल को बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। सेकेंड आ जाइए, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन जब HNO2 से करवाई जाएगी तो इसका एक ही H है एसिडिक, तो ये H और इसका OH निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, RCrNO2, RCrNO2 और नीचे क्या लग जाएगा, NO। इस कंपाउंड को बोलते हैं सूडो नाइट्रो। लेकिन क्योंकि टर्शरी नाइट्रोएल्केन में कोई एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए HNO2 के साथ में ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। और फाइनली जैसे हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका सोल्ट बनता है जो कि रेड कलर का होता है। ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ये ब्लू कलर का रहता है, ब्लू का ही रहता है। और फाइनली कलरलेस वाले की भी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स को सेपरेट करने में विक्टर मेयर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अब विक्टर मेयर टेस्ट के बाद आता है ल्यूकस टेस्ट। इसका यूज भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी
एल्कोहल्स के सेपरेशन में करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी, पहली बात तो लूकस रिएजेंट होता क्या है? लूकस रिएजेंट है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर। इस मिक्सचर को बोलते हैं लूकस रिएजेंट। अब इस लूकस रिएजेंट की रिएक्शन जैसे ही हम करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल से, तो बन जाते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और इनकी क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाती है। ये इमीडिएट रिएक्शन है, इमीडिएटली। अगर यही रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में सेकेंडरी एल्कोहल करूंगा तो वो भी एल्काइल हैलाइड बनाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, लेकिन इस फॉर्मेशन में लगभग 5 मिनट का टाइम लग जाता है। यानी कि जो क्लाउडीनेस आएगी नीचे, वो जैसे क्लाउड बन जाता है प्रेसिपिटेट जैसा, उसके बनने में 5 मिनट लगेंगे। आप समझ जाओ 5 मिनट का मतलब है सेकेंडरी एल्कोहल आपने यूज किया। और अगर आप प्राइमरी एल्कोहल का लूकस टेस्ट करते हैं तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन लगभग 1 आवर लगता है इसको बनने में। ऐसा क्यों होता है हम जानते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में बेटे SN1, और आप सब जानते हैं SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देंगे? 3 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन देंगे? 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे लास्ट में कौन देंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस रिएक्शन का यूज भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं। जो तुरंत PPT बना लेगा वो 3 डिग्री होगा, जो 5 मिनट लगाएगा वो 2 डिग्री होगा, और जो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लेगा इस रिएक्शन के लिए वो कौन सा एल्कोहल होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की। मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन पे एक वीडियो डाला हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से एल्कोहल्स हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि वो सारे एल्कोहल्स जिनमें ये वाली ग्रुप स्ट्रक्चर होती है वो सब आयोडीन और एल्केलाइड से रिएक्शन करके येलो कलर का आयोडोफॉर्म फॉर्म करते हैं। वो सारे एल्कोहल जिनमें ये वाली स्ट्रक्चर होती है वो सब आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और क्योंकि इसमें येलो PPT बनता है तो बड़े आराम से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन ये टेस्ट देगा और कौन ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसको देखिए, क्या मीथेनॉल ये टेस्ट दे सकता है? नहीं, ये टेस्ट मीथेनॉल शो नहीं करता। हाँ, इथेनॉल ये पहला एल्कोहल है जो इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। या अगला एल्कोहल जो इस टेस्ट को देगा उसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो सारे के सारे एल्कोहल जिनमें ये वाली ग्रुप स्ट्रक्चर होती है CH3C के साथ OH, वो सब के सब आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो मीथेनॉल नहीं देगा, इथेनॉल देगा, और आइसोप्रोपेनॉल भी इस टेस्ट को शो करता है। तो विक्टर में टेस्ट हो गया, लूकस टेस्ट हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। आइए सोडियम मेटल टेस्ट की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर में सोडियम मेटल टेस्ट की बात की थी। तो अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाता हूं तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में बबल्स की फॉर्म में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसलिए ये रिएक्शन भी हम एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन एल्डिहाइड कीटोन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। 5वां टेस्ट है एस्टर टेस्ट। मैंने बोला था आपको एल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर्स बनाते हैं। अब ये रिएक्शन टेस्ट में क्यों यूज की जा सकती है? क्योंकि सभी एस्टर्स की, ऑलमोस्ट सभी एस्टर्स की कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। तो आपको स्मेल आ जाएगी पर्टिकुलर फ्रूट की, आप समझ जाना है जो केमिकल मुझे दिया हुआ है वो कौन है? एल्कोहल है। इसी ने आगे जाके एस्टर की फॉर्मेशन की होगी। तो ये आपके टेस्ट हो गए। एक टेस्ट रह गया इसमें डाइक्रोमेट टेस्ट, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, 6 नंबर डाल देता हूं। डाइक्रोमेट टेस्ट, प्राइमरी अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, और क्या इसका ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट का क्रोमियम प्लस 3 के ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी हम प्राइमरी एल्कोहल के केस में यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल के केस में यूज कर सकते हैं, पर टर्शियरी एल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करते। 7th टेस्ट है
कांट टेस्ट। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स होता है, देख लीजिए आप, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये एक लिक्विड है जो कि कलरलेस होता है। जैसे ही अल्कोहल इससे रिएक्शन करते हैं तो इसका कलर हो जाता है वाइन रेड, क्योंकि अल्कोहल इस तरह से इस रिएक्शन को शो करते हैं। सीरियम की स्टेट है इसमें 4 और बन जाएगा साथ में क्या, अमोनियम और नाइट्रेट बन जाएगा। और इस बनने वाले कॉम्प्लेक्स का कलर है वाइन रेड। तो इस रिएक्शन का यूज भी एल्कोहल्स को अदर फंक्शनल ग्रुप से आइडेंटिफाई करने में किया जा सकता है। ये टेस्ट एल्कोहल तो देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव ये टेस्ट शो नहीं करते। तो 7 टेस्ट के थ्रू हम एल्कोहल्स को चेक कर सकते हैं। विक्टर मे टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को सेपरेट करेगा। लूकस टेस्ट भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को सेपरेट करेगा। तीसरा सोडियम मेटल टेस्ट एल्कोहल है या नहीं चेक करेगा। चौथा डाइक्रोमेट टेस्ट 1 डिग्री एल्कोहल भी ग्रीन कलर देंगे, 2D एल्कोहल भी ग्रीन कलर देंगे, लेकिन 3D एल्कोहल रिएक्शन नहीं करेंगे। पांचवा टेस्ट बताया मैंने आपको कौन सा, कान टेस्ट। कान टेस्ट में सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में एल्कोहल तो वाइन रेड कलर देंगे, लेकिन बाकी और फंक्शन इस टेस्ट को शो नहीं करते। इसके अलावा हमने बोला एस्टरिफिकेशन। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो एस्टर की फ्रूटी स्मेल आती है, इसको भी हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं एल्कोहल की टेस्टिंग में। और लास्ट में आयोडोफॉर्म टेस्ट, जब हम ऐसे एल्कोहल्स को जिनमें CH3COH ग्रुप स्ट्रक्चर होती है, आयोडीन और एल्केलाई से ट्रीट करते हैं तो एक येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनता है। इस रिएक्शन को केवल इथेनॉल देगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा और वो सब अल्कोहल देंगे जिनमें CH3COH ग्रुप स्ट्रक्चर होती है। यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कोई प्राइमरी सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, ये अल्कोहल की स्ट्रक्चर को बताने के लिए यूज किया जाने वाला टेस्ट है। आई होप आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।